फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, मुझे लगता नहीं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है कि जैसे आप इतना अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं। बहुत कम लोग वीडियो वॉच करते हैं। तो ये चीज़ बताती है कि आपको पता नहीं, आपको कदर नहीं है या क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए, खैर जो भी है, मुझे तो करना ही है और मैं करती भी रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ हर वीडियो से पहले कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे विजिट किया है आपने, तो इस तैयारी में लास्ट तक हम लोग साथ रहेंगे। और ये गारंटी मैं आपको दिलाती हूँ कि इतना बढ़िया मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि ये बहुत होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और यही आप अगर पढ़ लीजिएगा जो मैं आपको दे रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, अदर जो आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ते ही रहिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि केवल मेरे चैनल को आप वॉच करें। आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है आप उसको वॉच करें, और ऐसा भी नहीं कि केवल एक ही चैनल को वॉच करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर भी आपको रिलेवेंट मटेरियल मिल रहा है, क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड आपको देखना है कि क्वेश्चन आपको कैसे मिल रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपके सामने रिपीट होते रहेंगे वो क्वेश्चन, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 गाइज, पार्ट 3 नहीं होना चाहिए, लगता है ये गलत लग गया है यहाँ पे थंबनेल। पार्ट 3 का लग गया है, वैसे ये होना चाहिए गाइज, पार्ट 4 होना चाहिए हमारा, है ना। आज 3 पार्ट तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए खैर कोई नहीं, पार्ट 4 होना चाहिए हमारा। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 की, और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, विच अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर। आपको पता है कि 1652 में जो हमारे जॉन मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो गए थे कम्प्लीटली। और तो अदर और कौन सा इवेंट था जो हुआ था? पब्लिश्ड कॉमर्स, मैरिड, हिज वाइफ डाइड, या फिर स्टार्टेड पैराजाइलोस। कौन सा इसमें से होगा? तो गाइस सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवल, उनकी डेथ हो गई थी, है ना। उनकी आई साइट भी उसी ईयर में गई थी, और उनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवल, उनकी डेथ हो गई थी। शी डाइड ऑन 5 मई 1652। ठीक है, तो चलिए खैर, डिबोरा नाम की इनकी जो बेटी थी, उसकी बर्थ के दौरान इनकी जो है डेथ हो गई थी। और फिर इन्होंने दोबारा शादी कर ली थी 12 नवंबर 1656 को। दूसरी शादी कब की थी? 1656 में इन्होंने फिर से दूसरी शादी कर ली थी। किससे? कैथरीन वुडकॉक से। और वो भी डाइड हो गई थी। कब डाइड हो गई थी? 1658 में। ये 2 साल शादी के बाद में फिर वो भी डाइड हो गई थी, जो इनकी सेकेंड वाइफ थी। फिर इन्होंने फिर से शादी कर ली थी, और 1663 में इन्होंने जो है फिर से शादी कर ली थी। किससे? एलिजाबेथ मिंसल से, है ना। और जो लास्ट तक इनके साथ जो है बनी रही, लास्ट में इनकी डेथ हुई। तो गाइज ये आपको याद रखना है कि 3 शादियां इन्होंने की थी। चलिए खैर, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एंड अबाउट हुम दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये किसने किसके बारे में कहा था? क्या मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में कहा, कीट्स ने मिल्टन के बारे में कहा, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कहा, या फिर मिल्टन अबाउट स्पेंसर? किसने कहा किसके बारे में ये बात? तो गाइज आपको ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये बात कही थी वर्ड्सवर्थ ने किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। और किस मतलब कौन सी पोएम के अंदर कही थी ये बात आप बता सकते हैं मुझे? तो ये बात इन्होंने कही थी जो इनका वर्क था ऑन मिल्टन, या फिर लंदन 1602। दोनों वर्क्स में से, मतलब दोनों एक ही वर्क का नाम था, तो इसी में इन्होंने ये बात बोली थी। राइट, चलिए। विच वॉज मिल्टन्स फेवरेट? इनमें से कौन सी मिल्टन की फेवरेट है ये बताइए आप मुझे। तो पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन अगेंस्ट, या फिर पैराडाइज रिगेंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम पैराडाइज रिगेंड की बात करेंगे। पैराडाइज रिगेंड जो थी वो इनकी फेवरेट थी, है ना। कब आई थी पैराडाइज रिगेंड ये बता सकते हैं आप? 1671 में। 1671 में पैराडाइज रिगेंड आई थी, और ये उनकी जो है फेवरेट थी। ओके, इट इज़ रिटन इन फेयरली प्लेन स्टाइल, प्लेन स्टाइल में लिखी गई थी, है ना। और 4 बुक थी इसके अंदर। कितनी बुक थी? 4 बुक थी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज हियर 40 years, नथिंग टू वॉल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, बट वेल एंड फेयर एंड व्हाट मे क्विट अस इन डेथ सो नोबल। तो यहाँ पे ये लाइन आपको किस वर्क के अंदर मिलती है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर सैमसन एगनिस्ट?
कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है, जल्दी से बता दीजिए। तो गाइज ये यहाँ पे आप जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो डी हो जाता है, यानी कि सैमसन एगनिस्ट की ये लाइन है, राइट। सैमसन एगनिस्ट की, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और 1671 में ये आया था। किसके साथ? पैराडाइज रीगेन के साथ 1671 में आया था। चलिए, द लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म क्या है? मास्क है, पास्टल एलेजी, एपिक या फिन्न? तो मास्क है, सबको पता है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है, 1634 में आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। पोएट्री में अपना मास्टर किसको मानते थे? हमारे मिल्टन साहब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन स्पेंसर है वो आपका सही हो जाएगा, है ना। पोएटिक चाइल्ड ऑफ स्पेंसर भी कहा जाता है इनको, पॉलिटिकल चाइल्ड, पोएटिक नहीं, पॉलिटिकल चाइल्ड ऑफ स्पेंसर भी कहा जाता है, और इन्हीं को ये अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कब पैदा हुए थे। 22 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606, 9 दिसंबर 1606, या फिर कब? तो जो ये लास्ट ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा, और ब्रैड स्ट्रीट लंदन में। कहाँ पे? ब्रैड स्ट्रीट लंदन में, ओके, लंदन में इनका बर्थ हुआ था। इन हुज मेमोरी मिल्टन रॉट मिथोट आई सा माई लास्ट स्पाउस्ड सेंट। तो किसकी मेमोरी में इन्होंने ये वर्क लिखा था? ओलिवर क्रॉमवेल, मैरी पॉवल, कैथरीन वुडकॉक, या फिर चार्ल्स फर्स्ट। तो यहाँ पे गाइस इनकी जो सेकंड वाइफ थी ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनकी जो सेकंड वाइफ थी मैरी पॉवल, उन्हीं की याद में इन्होंने ये वर्क लिखा था, मिथोट आई सा माई लास्ट एक्सपाउस्ड सेंट, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे? ब्रिस्टल, ये अभी मैंने बताया है, ब्रैड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे, ठीक है, और 9 दिसंबर 1608। चलिए, द फेमस लाइन, वट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, वट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। मतलब क्या हुआ अगर हम हार गए, है ना, सब कुछ थोड़ी हार गए हैं। तो ये फेवरेट लाइन किसने कही थी और कहाँ पर कही थी? तो गाइज ये सेटन की लाइन है, और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर इन्होंने ये लाइन बोली थी, और बुक वन में ही ये बोली गई थी, राइट। तो द वर्ड दैट completes the famous line better to reign in hell than serve in। तो ये कौन सा वर्ड इसको कंप्लीट करता है? स्काई, हेवन, अर्थ या फिर मून? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगी। ये भी सेटन की ही लाइन है गाइस, हेवन आएगा यहाँ पर, ठीक है, HEAVEN। तो हेवन आएगा यहाँ पर, और हेवन से कंप्लीट होती है, मतलब बेटर टू रिन इन हेल, मतलब हेल में शासन करना, स्वर्ग में मतलब हेवन में सर्व करने से, सेवा करने से बहुत बढ़िया है। तो ये लाइन सेटन नहीं कही थी ये भी, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। कितनी एज के दौरान वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे? तो 44 में, है ना, 1652 में, और 44 की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे कंप्लीटली। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? तो जॉन मिल्टन को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर कर दोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो ये काफ़ी क्वेश्चन ये आपको टफ लगेगा। तो जॉन मिल्टन इसके राइटर हैं, जो हमने बताया है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ओके। चलिए गाइस, यहाँ तक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कब आया था ये वर्क? 1670 में, ओके, ये भी बता देती हूँ, 1670 में आया था इनका ये वर्क, पब्लिश हुआ था। चलिए, और ये भी बता दूं कि ये जो इनका वर्क है ना, ये अनफिनिश्ड है, ओके, अनफिनिश्ड है। अगर इनका अनफिनिश्ड प्रोज वर्क पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। चलिए, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड या फिर ऑर्नामेंटल। तो ग्रैंड कहा जाएगा गाइज, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, इनके स्टाइल को ग्रैंड कहा जाता है, और यही इसका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा? लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा ये वर्क लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके बारे में लिखा गया था ये? तो इसकी अगर हम बात करें लाइफ ऑफ मिल्टन की, तो ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था इनका वर्क, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये वर्क इनका लिखा गया था, ओके। जॉनसन हेटेड मिल्टन्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड डिस्पाइज्ड एज फिलॉसफी। इनकी जो फिलॉसफी थी ना, उसको ये हेट करते थे, वो पसंद नहीं करते थे मिल्टन की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रैक्टिसेबल फिलॉसफी थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ओके।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, जॉन मिल्टन्स एल एलिग्रो इन्वॉक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लव। तो यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे मतलब लव है एल एलिग्रो के अंदर, मर्थ, जॉय, हैप्पीनेस या फिर लव। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा, मर्थ। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर यानी कि मर्थ। एल एलिग्रो इज अ पास्टोरल पोएम, ये आपको पता है जॉन मिल्टन की पास्टोरल पोएम है। कब आई थी, 1645 में आई थी, 1645 इन हिज 1645 पोएम्स, 1645 में जो इनका पोएम्स कलेक्शन था, ठीक है, उसमें, राइट। तो यहाँ पे एल एलिग्रो मीन्स द हैप्पी मैन होता है। ओके, और क्या बात कर सकते हैं, हाँ, द पोएम इन्वोक्स मर्थ एंड अदर एलिगोरिकल फिगर्स ऑफ जॉय एंड मैट्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे मर्थ को वो करते हैं। और मर्थ एज वन ऑफ द ग्रेसेस इज कनेक्टेड विद पोएट्री बाय रेनेसा, विद इन रेनेसा लिटरेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मोनोआ रिपोर्ट टू द एंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन मिल्टन सैम्सन एगनिस्ट। लास्ट में, सबसे लास्ट में मिल्टन सैम्सन एगनिस्ट में जो मनोआ है वो क्या रिपोर्ट करता है प्रोटोगोनिस्ट को, कि अवर क्योर टू बी नो क्योर एंड क्योर, दिस हॉरर विल ग्रो मिल्ड, दिस डार्कनेस लाइट, काम ऑफ माइंड, ऑल पैसन स्पेंट, या फिर अबव द स्मोक एंड स्टीयर ऑफ दिस डिम स्पॉट विच मैन कॉल अर्थ। तो यहाँ पे क्या कहता है ये बताना है आपको, लास्ट में क्या रिपोर्ट करता है। तो शी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि काम ऑफ माइंड, ऑल पैसन स्पेंट, राइट। चलिए, तो ये जो है क्लोजेट ड्रामा है, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। चलिए, he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God, image God as it were in the eye। तो ये इमेज और गॉड के बीच में यहाँ पे मतलब जगह होनी चाहिए थी, स्पेस होना चाहिए था। तो he who destroys a good book kills reason itself, kill the image of God and as it were in the eye। तो टेट्रार्कन, एरोपजिटिका, कोलास्ट्रियन या फिर डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। तो ये आपको कहाँ मिलती है लाइन, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे गाइस एरोपेजिटिका की बात करेंगे हम लोग, 1644 में आई थी एरोपेजिटिका, यानी कि 1644 में, और इसी में ये लाइन है। Who is Thomas Gray referring to in his line, nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy from the progress of poesy। तो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में जो थॉमस ग्रे हैं वो ये लाइन किसको रेफर करते हैं, तो शेक्सपियर को करते हैं, मिल्टन को, स्पेंसर को, या फिर डन। तो जॉन मिल्टन हो जाएंगे हमारे, है ना, दूसरा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो जॉन मिल्टन हो जाए, ठीक है। तो ये जो थॉमस ग्रे की जो पोएम है ये 1651 में लिखी गई थी, है ना। ये समझ लीजिए 1651 से 17 की बात करेंगे थॉमस ग्रे की, 51 से और 54 तक की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ओके, इस दौरान ये लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability। तो कौन डिसअप्रूव करता है मिल्टन की लिसिडस को फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी, सैमुअल जॉनसन, आई रिचर्ड्स, एफर डेविस। तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स थे, सबसे बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं सैमुअल जॉनसन जो हमारे मिल्टन हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा ही इनको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो लिसिडस जो पोएम 1637 में रिटन हुई थी, तो इसके बारे में अगर बात करें, एक पास्टोरल एलिजी है और सबसे पहले ये अपीयर हुई थी 1638 में। अगर आने की बात करें तो ये 1637, ऑप्शन में आपको देखना है कि क्या आया है, ये दोनों डेट्स हैं इसकी, 1637 भी आप कर सकते हो और ऑप्शन में अगर 38 आया है तो वो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो 193 लाइन है इसमें, 193 लाइन है लिसिडस के अंदर। ओके, चलिए, और किसके लिए लिखी थी इन्होंने, एडवर्ड किंग के लिए, एडवर्ड किंग। In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made। तो ये रिमार्क किसने किया था कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयर्स ऑफ एफर्ट, शेक्सपियर की तरह ही, मतलब यहाँ पे एक रिमार्क मिलता है मिल्टन के अंदर, स्केर्सली यानी दिस रिमार्क हैज बीन मेड। तो थॉमस हार्डी, निसिम जेकिल ने, विलियम हैजलिट ने, या फिर मैथ्यू अर्नल्ड ने। तो यहाँ पर अगर हम इस आंसर की बात करें तो आपके विलियम हैजलिट सही हो जाते हैं। ओके, विलियम हैजलिट ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है और इनका जो एक वर्क था विलियम हैजलिट का ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में इन्होंने ये रिमार्क किया है, ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में, याद रखना आप लोग।
Who does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? Whom does Milton accuse? किसको accuse करते हैं मिल्टन में कि पैराडाइज लॉस्ट को एज द सन ऑफ बेलियाल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन? द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसमें? बेलियाल, सन्स ऑफ बेलियाल किसको कहा गया है यहाँ पर? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बेलियाल क्या है? एक हिब्रू टर्म है ना, किसके लिए? डेविल है ना। एंड जो मिल्टन है वो यहाँ पे एंग्लिकन क्लर्जी को भी दिखाते हैं, कैवेलियर कोर्ट्स को भी दिखाते हैं, और जो पैलेस और जो ओपोनेंट्स हैं ऑफ द कॉमनवेल्थ उनको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी शामिल होते हैं इस चीज़ में। To the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work। तो अपने कौन से वर्क के लिए, कौन से वर्क से जो है वो इतने गवर्नमेंट इतनी प्रभावित होती है, क्योंकि वो इनको जो है लैटिन सेक्रेटरी घोषित कर देती है, अपॉइंट कर देती है क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट में। पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, या फिर डिफेंसियो स्कैंडल। तो कौन सा इसमें होगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है आपका, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, राइट। तो इसकी वजह से ही इनको यहाँ पे बना दिया जाता है लैटिन सेक्रेटरी। ओके, यही पूछा जाएगा इसमें, अगर डेट्स वगैरह नहीं पूछी जाएगी इसकी। सैमसन एगनिस्ट ऑलवेज शो मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो द मिथोलॉजी क्या मतलब यहाँ पे सैमसन एगोनिस्ट शो करता है कि मिल्टन की किस डिजायर को शो करता है इंग्लिश के दौरान, इंग्लिश के मतलब ओवर इनटू इंग्लिश। तो द मिथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, द मतलब वो जो मिथोलॉजी है सैमसन की वो सभी को दिखाना चाहते थे। ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक ट्रेजेडीज में डिग्निटी थी, ग्रेविटी थी, उसको दिखाना चाहते थे। द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज एकिन टू हिज ऑन लाइफ, या फिर जो स्टोरी थी सैमसन की वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी खुद की लाइफ से रिलेट करती थी। या फिर द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट, या फिर एक आयरनी, एक तरीके से जो आयरनी थी वो दिखाना चाहते थे वो अपने वर्क में। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट है वो आपका राइट होता है, यानी कि द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। ओके, चलिए, एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो मीन्स, क्या मतलब है इसका? यहाँ पर द ब्लाइंड मैन एंड अनहैप्पी मैन होता है, डेस्परेट मैन एंड पेंसिव मैन होता है। तो डेस्परेट एंड पेंसिव तो सेम हो गए, ब्लाइंड और अनहैप्पी की कोई बात नहीं है। और जोयस मैन एंड द मेडिटेटिव, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है गाइज, ये जो आपका आंसर है शी, ये सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक सेकेंड गाइज, कुछ तो यहाँ पे जो सी है गाइज ये सही है। जब जॉयस मैन, एलिग्रो का मतलब जॉयस मैन होता है और पेंसेरेसो का मीन होता है मेडिटेटिव मैन। तो गाइज ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगे होंगे, और ये बेसिक भी हैं और ये टफ भी हैं, और आप इनको बहुत आसान नहीं कह सकते हैं। अभी तो आप मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हो सकता है आपको आसान लगें, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठोगे तो यही क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए गाइज, मैं भी से कहती हूँ बहुत अच्छे से तैयारी करिए, है ना। आई होप आप सब बहुत अच्छा करें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार नहीं कहती हूँ, या तो स्टार्टिंग में बोला था या फिर अभी बोल रही हूँ। ठीक है, यही रिक्वेस्ट है बस इतनी सी कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी को, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।